चैप्टर्स 1925, 1926, 1927, 1928 चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 1925 हेवनली कोर्ट की पहल कड़क कड़क कड़क। वो टावर जैसा चलता फिरता मांस का पेट सबसे आगे चार्ज कर रहा था। उसकी हजारों ऑक्टोपस टेंटिकल जैसी शाखाएं हवा में लहरा रही थीं, जिससे एक ऐसी आवाज आ रही थी जैसे तेज तूफानी हवा चल रही हो। उनकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमॉर्टल्स के इमॉर्टल गू हाउसेस को भी पीछे हटना पड़ रहा था। फ्लैश विप इमॉर्टल अकेले हाई इमॉर्टल गू हाउसेस का सामना कर सकती थी। वो सच में एक रैंक 8 एक्सपर्ट थी जो हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल कब्रिस्तान में सो रही थी। उसकी ताकत पर कोई सवाल ही नहीं था। ऑफ कोर्स यह ट्रांसफॉर्मेशन पाथ का एडवांटेज भी था। हमें करने दो। जरूरत के वक्त डोंग क्लैन के गू इमॉर्टल्स ने आवाज उठाई। पिछली लाइफ की तरह ही डोंग क्लैन ने अब भी रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस रेड रिवर व्हील को मैदान में उतारा था। यह इमॉर्टल गू हाउस एक पानी के पहिए या एक बड़े से टायर जैसा दिखता था, जो लाल लपटों में घूमता हुआ यूएस चलते फिरते मांस के पेट की तरफ बढ़ रहा था। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स ने यह देखा और उनकी निगाहें टिक गईं। इमॉर्टल गू हाउसेस आमने सामने से टकराते थे क्योंकि यह सबसे तेज तरीका था, लेकिन यह उनकी सबसे मजबूत एबिलिटी नहीं होती थी। उन्हें बनाने में इस्तेमाल हुए अलग अलग इमॉर्टल गू के हिसाब से इमॉर्टल गू हाउसेस के पास अलग अलग इमॉर्टल किलर मूव्स होते थे। इस वक्त रेड रिवर व्हील ने अपनी पूरी ताकत से फ्लैश विप इमॉर्टल पर हमला करने के लिए अपना किलर मूव इस्तेमाल किया था। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स टेंशन में थे, और ऐसी हाई हालत वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमॉर्टल्स की भी थी। रेड रिवर व्हील सिर्फ एक रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस था जो रैंक 8 का मुकाबला कर सकता था। अगर वो फ्लैश विप इमॉर्टल से टकराया तो टक्कर बराबरी की होगी और उससे भी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन ये नतीजा भी वेस्टर्न डेजर्ट के लिए थोड़ा फायदेमंद था। भाले हाई दोनों को चोट लगे, रेड रिवर व्हील तो मारे हुए गू को बदलकर ठीक हो जाएगा, लेकिन फ्लैश विप इमॉर्टल को जिस्मानी चोट लगेगी और बाद में उसका इलाज करना काफी मुश्किल होगा। आ जाओ। अहम मोड़ पर फ्लैश विप इमॉर्टल पीछे हटने के बजाय जोश में चिल्लाई और सीधे आगे बढ़ गई। ये औरत, उससे बचाओ। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स ने पाल भर में एक फैसला ले लिया। जांग फेई जोंग फिर से गुर्राया। वो एक भालू के सर और इंसानी शरीर वाले जायंट में बदल गया और रेड रिवर व्हील की तरफ लपका। रेड रिवर व्हील आगे और पीछे से सबसे मजबूत है, लेकिन साइड से सबसे कमजोर। चलो डोंग क्लैन की मदद करते हैं। इमॉर्टल गू हाउस जेड टोड कैसल एक हरे रंग के मीटर की तरह जांग फेई जोंग से जा टकराया। वान जी हुंग हल्के से मुस्कुराई और न गिनत पंखुड़ियां पूरे बैटलफील्ड पर फैल गईं और रेड रिवर व्हील पर गिरने लगी, जिससे उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। फैंग क्लैन का चिकन डॉग कूप सपोर्ट के लिए आगे आया। उसने मुर्गे, कुत्ते और दूसरे एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स को वान जी हुंग पर हमला करने के लिए छोड़ दिया। वान जी हुंग अभी भी अपने किलर मूव्स मेंटेन कर रही थी और उसके पास बचने का टाइम नहीं था, इसलिए यू जू जी और ये कियाओजी उसके आसपास आ गए। उनमें से एक ने नगिनट जड़े के मोती बरसाए जिससे टिंकलिंग साउंड आने लगी, जबकि दूसरे ने पीली रोशनी का एक गोला छोड़ा जो कभी धीमा तो कभी तेज हो रहा था। मुर्गे, कुत्ते और कई दूसरे एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स या तो जड़े के मोतियों से कुचल कर मर गए या फिर यूएस पीली रोशनी में फंस गए, हवा में ही लटके रह गए, हिल भी नहीं पा रहे थे। डैम इट, ये वान जी होंग वही डायन है जिसने वेस्टर्न डेजर्ट के इतिहास में तबाही मचाई थी और हेवनली कोर्ट ने इससे अपने साथ मिला लिया। डोंग क्लैन के गू इमॉर्टल्स रेड रिवर व्हील के अंदर से वान जी होंग को गुस्से से देख रहे थे और दांत पीस रहे थे। डोंग क्लैन वेस्टर्न डेजर्ट की एक राइचस पाथ फोर्स थी और वो वेस्टर्न डेजर्ट के डीमंस से सबसे ज्यादा नफरत करते थे, और ये वान जी होंग इतिहास की सबसे बदनाम डायनों में से एक थी। ये देखकर कि डोंग क्लैन के रेड रिवर व्हील की ताकत कमजोर पड़ रही है और इस रफ्तार से तो वो चलते फिरते मांस के पेट के नीचे कुचल जाएगा। ऐसे नाजुक वक्त पर बैटलफील्ड के पीछे से एक जंगल के फूलों से बने घर जैसे इमॉर्टल गू हाउस ने अपनी ताकत दिखाई। वान जी हुंग हल्के से चीखी क्योंकि उससे अचानक महसूस हुआ कि उसका किलर मूव उसके कंट्रोल से बाहर हो गया है। अनगिनत पंखुड़ियां हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स की तरफ हाई मट गईं। वान जी होंग ने एक घूंट पी ली। उसका किलर मूव फेल हो गया था और बैकलैश की वजह से उससे काफी नुकसान हुआ। उसकी ऊन बिजली की तरह आगे बाधिन और उसने गुनहगार को घूर कर देखा। यह फैंग क्लैन का रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस था, फॉलन फ्लावर हॉल। बूम! अगले हाई पैल, चलता फिरता मांस का पेड़ और रेड रिवर व्हील आखिरकार एक दूसरे से टकरा गए। दोनों तरफ फौरन पीछे की तरफ उड़ गए। चलते फिरते मांस के पेट के सैकड़ों फ्लैशी टेंटिकल्स कट चुके थे, जबकि रेड रिवर व्हील की सतह बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। उसके 3000 से ज्यादा गू नष्ट हो गए थे।
डोंग क्लैन के गू इमोर्टल्स ने तेजी से उसकी मरम्मत शुरू कर दी। इसमें सच में मजा आ गया। फ्लैश विप इमोर्टल ने अपने दांत भींचे और बड़ी मुश्किल से चलते फिरते मांस के पेट का रूप बनाए रखा। भले ही उसकी चोटें हल्की नहीं थीं, लेकिन उसका लड़ने का जज्बा और भी बढ़ गया था। वो फिर से आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन जांग फेई जोंग ने उससे रोक लिया। मुझे लड़ने दो, तुम पीछे जाकर अपनी चोटों का इलाज करो। जांग फेई जोंग को पहले इमोर्टल गू हाउस ने दूर फेंक दिया था। वो वापस लौटा और तुरंत फ्लैश विप इमोर्टल की जगह ले ली। लेकिन फ्लैश विप इमोर्टल जिद्दी थी और ऐसी मौत की लड़ाई में पीछे हटने वालों में से नहीं थी। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे आगे बढ़ने दो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही उसने ये कहा, आसमान से स्टेलाइट का एक विशाल स्तंभ नीचे आया और उसने फ्लैश विप इमोर्टल को धक लिया। फ्लैश विप इमोर्टल अगले हाईपैल वो स्टेलाइट के अस विशाल स्तंभ के साथ गायब हो गई और हेवनली कोर्ट वापस पहुंच गई। हेवनली कोर्ट के बैटलफील्ड में कैलेमिटी लक ऑल्टर अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, ची वॉल से आजाद होने की कोशिश में। लेकिन ड्यूक लॉन्ग एक दीवार की तरह उसके सामने खड़ा था। ड्यूक लॉन्ग का लंबा शरीर जैसे लोहे का बना हो, और भले ही वो अकेला था, कैलेमिटी लक ऑल्टर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। बूम बूम बूम। जब भी ड्यूक लॉन्ग हमला करता, एक भयानक धमाका होता, और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन पाथ किलर मूव्स का इस्तेमाल करके ही उसने कैलेमिटी लक ऑल्टर को आगे बढ़ने नहीं दिया। 10 कदम आगे बढ़ने के बाद ड्यूक लॉन्ग उससे अक्सर 9 कदम पीछे धकेल देता। फ्लैश विप इमोर्टल ने एक घूंट थूक निगला। ड्यूक लॉन्ग के हेरोइक फाइटिंग स्टांस को देखते हुए उसके दिल में जलन हो रही थी। कब उसके पास ऐसी जबरदस्त ताकत होगी। उसके चारों तरफ रोशनी चमकी, हल्के नीले रंग की बहती पानी की धाराएं उससे लपेट गईं, उसके डाव मार्क्स को धोकर उसके घाव भर रही थीं। ये एक हीलिंग फॉर्मेशन था जो हेवनली कोर्ट ने खास तौर पर घावों को तेजी से भरने की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बनाया था। हेवनली कोर्ट का टेलीपोर्टेशन मेथड ग्रुप्स के साथ साथ एक इंसान को भी आगे पीछे कर सकता है। ये सच में एक बड़ी प्रॉब्लम है। फैंग युआन के क्लोन फैंग दी चांग ने गहरी चिंता से अपनी भुएं सिकोड़ लीं। भाले हाई वो हेवनली कोर्ट में हीलिंग फॉर्मेशन नहीं देख सकता था, लेकिन अपने दिमाग से वो आसानी से अंदाजा लगा सकता था। असली बात यह थी कि इस तरीके से हेवनली कोर्ट तेजी से पीछे हट सकता था। वेस्टर्न डेजर्ट के लिए हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स को मारना या जख्मी करना लगभग एक नामुमकिन ख्वाब था। उन्हें एक ही झटके में मारना होगा, ताकि हेवनली कोर्ट को अपने मेंबर्स को टेलीपोर्ट करने और उनका इलाज करने का मौका ही ना मिले। लेकिन रैंक 8 के ऐसे एक्सपर्ट्स को मारना कितना मुश्किल था। सिर्फ फैंग दी चांग हाई नहीं, ज्यादातर गू इमोर्टल्स ने ये बात मान ली थी। वेस्टर्न डेजर्ट के इमोर्टल्स का मराल गिरने लगा। फैंग दी चांग ने चुपके से दांत पीसे, ये ठीक नहीं है। तुरंत उसने डिवाइन बीन पलस को फ्रंट लाइन पर लाने के लिए एक्टिवेट किया। सब लोग, अब मुझे करने दो। वेस्टर्न डेजर्ट के इमोर्टल्स में एक नई जान आ गई। उन्होंने जल्दी से डिवाइन बीन पलस के लिए रास्ता बनाया और उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स ने एक पहाड़ जैसे ऊंचे, शानदार और प्रभावशाली इमोर्टल गू हाउस को हमला करते हुए देखा तो अन सबके दिल उछल पड़े। सभी इमोर्टल्स के दिमाग में एक ही नाम चमका, डिवाइन बीन पैलेस। इमोर्टल किलर मूव, मिरियड लाइफ स्प्रिंग लाइटनिंग। डिवाइन बीन पैलेस जोर से हिला, ड्रैगन या सांप जैसे नगीन चिंगारियां पलस के चारों तरफ लिपट गईं। बिजली जमा होकर हरे जड़े की लाइटनिंग बॉल्स में बदल गई और पलस के आसपास फटने लगी। रुम्बो। हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स इधर उधर भागे, हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। यहां तक कि ट्रांसफॉर्मेशन पाथ वाला जैंग फेई जोंग भी अपने इंसानी रूप में वापस आ गया था और बड़ी बुरी हालत में इधर उधर उड़ रहा था। मिरियड लाइफ स्प्रिंग लाइटनिंग, जिसमें जिंदगी और मौत एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, तबाही और रचना एक हाई मूव में आ गए थे। फटने के बाद बैटलफील्ड पर डाउ मार्क्स रह जाते थे, जिससे यूजर के लिए फायदेमंद माहौल बन जाता था। इससे कैसे लड़ेंगे हम? इस बार हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स की बारी थी लाचार महसूस करने की। आखिरकार ये एक इमोर्टल गू हाउस है जिसे खुद जेनेसिस लोटस इमोर्टल वेनरेबल ने बनाया था। अफसोस, यह वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमोर्टल्स के हाथ कैसे लग गया। हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स गुस्से में थे और उनके पास कोई रास्ता नहीं था। सभी पीछे हटने के बारे में सोच रहे थे। हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स में से एक का चेहरा पीला और थोड़ा मोटा था। वो चाओ शनहे था, जो अब यूजुजी को देख रहा था। यूजुजी ने उससे सर हिलाकर इशारा किया और वो अचानक एक साथ आ गए। उसी वक्त दूसरे हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स ने अन दोनों को घेर लिया, उनके आसपास प्लानिंग और डिफेंस करने लगे। चाओ शनहे एक फूड पाथ गू इमोर्टल था और यूजुजी अर्थ पाथ। अन दोनों ने मिलकर एक मूव चलाया, सिटिंग एंड ईटिंग द माउंटेन एम्प्टी।
किलर मूव ने पूरे बैटलफील्ड को घेर लिया। वेस्टर्न डेजर्ट के इमॉर्टल गू हाउसेज उससे बच नहीं सके। इसे इस्तेमाल करने के बाद आसमान में स्टलाइट के स्तंभ एक पाल के लिए चमके। अगले हाईपैल सभी हेवनली कोर्ट के रैंक 8 बैटलफील्ड छोड़कर चले गए और यूएस घमासान और अफरा तफरी भरी लड़ाई में सिर्फ वेस्टर्न डेजर्ट के इमॉर्टल गू हाउसेज रह गए। भले हाई वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमॉर्टल्स ने हेवनली कोर्ट को पीछे धकेल दिया था, लेकिन उनके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उन्हें पता चला कि इमॉर्टल गू हाउसेज में मौजूद कई गू वॉर्म्स कमजोर हो रहे थे। जल्दी उनकी ऑरा बिल्कुल नीचे गिर गई और गू वॉर्म्स एक एक करके मरने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हाउसेस के अंदर के गू इमॉर्टल्स पर भी असर हो रहा था। उनके कई इमॉर्टल एसेंस बीड्स टूटने और गायब होने लगे। ये सब इस मूव की वजह से हुआ है। ये कैसा किलर मूव था जिससे न सिर्फ इमॉर्टल गू हाउसेस पर असर पड़ा, बल्कि हाउसेस के अंदर के गू इमॉर्टल्स भी नहीं बचे। यह फुटपाथ की गहराई होनी चाहिए। इस वजह से हमारे इमॉर्टल गू हाउसेस का इस्तेमाल करके इससे डिफेंड करना मुश्किल है। वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमॉर्टल्स ने आपस में डिस्कस किया और जल्दी सही अंदाजा लगा लिया। फुटपाथ का प्रसार बहुत सीमित था। वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ के पास फुटपाथ की ज्यादा इनहेरिटेंसेस नहीं थीं, इसलिए उसके खिलाफ उनका डिफेंस बहुत कमजोर था। ये एक कमजोरी थी। और सबसे जरूरी बात, चाओ शनहे हेवनली कोर्ट की तरफ से एक फुटपाथ एक्सपर्ट था। ऐसे काम नहीं चलेगा। हेवनली कोर्ट जब चाहे लड़ता है और जब चाहे पीछे हट जाता है। जब तक वो हर बार चाओ शनहे और यू जूजी को ये मूव इस्तेमाल करने का मौका देते रहेंगे, हम वक्त के साथ अपनी सारी ताकत और रिसोर्सेस खो देंगे। सब लोग, हमें जल्द से जल्द एम्परर सिटी पहुंचना होगा ताकि हेवनली कोर्ट को हमसे आखिरी लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर सकें। वहां वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हट पाएंगे। फैंग दी चांग ने सिचुएशन का एनालिसिस किया और सबको समझाया। वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमॉर्टल्स मान गए। इतने कम टाइम में उनके पास हेवनली कोर्ट के टेलीपोर्टेशन किलर मूव का तोड़ निकालने का कोई तरीका नहीं था और वो सिर्फ इस तरीके से हेवनली कोर्ट को रोक सकते थे। चाओ शनहे और दूसरे एक बार फिर हेवनली कोर्ट लौट आए। जख्मी लोग हीलिंग फॉर्मेशन में ठीक होने चले गए, जबकि बाकी लोग आराम करने पर फोकस कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि वो एक साथ बेहतर तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। वेस्टर्न डेजर्ट के अलग अलग इमॉर्टल गू हाउसेस के साथ एक घमासान लड़ाई के बाद इन गू इमॉर्टल्स को कोई नुकसान नहीं हुआ और सबसे ज्यादा जख्मी इंसान, फ्लैश व्हिप इमॉर्टल, लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, एक बार फिर जिंदा और तंदुरुस्त। पिछली लाइफ के विपरीत ये गू इमॉर्टल्स जल्दी जागने की वजह से न सिर्फ पूरे इमॉर्टल गू के सेट के मालिक बल्कि उनके बीच आपसी सहयोग का एक सर्टेन लेवल भी था। इमॉर्टल गू हाउसेस से लड़ना बस मुश्किल है, डिवाइन बीन पैलेस अन सब में सबसे बड़ी मुसीबत है। तुम लोग चिंता क्यों कर रहे हो? कुछ और राउंड्स के बाद वेस्टर्न डेजर्ट की साइड खुद ही ढेर हो जाएगी। वो एम्परर सिटी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्या फैंग युआन और किसी एंसेस्टर ने अब तक कुछ नहीं किया? जल्दी कुछ करो, हम और इंतजार नहीं कर सकते। गू इमॉर्टल्स सभी अपने अपने समय के बड़े रेप्यूटेशन वाले एक्सपर्ट्स थे। वो कॉन्फिडेंस और मोराल से भरे हुए थे। सच तो यह था कि इस सिचुएशन का कारण फैंग युआन हाई था। पुन आधा रज आधा नमक के बाद से फैंग युआन ने हेवनली कोर्ट पर कई बार जीत हासिल की थी। स्टार कॉन्स्टलेशन की विल को इससे बड़ा खतरा महसूस हुआ और उसने कई गू इमॉर्टल्स को पहले ही जागा दिया। ये पिछली लाइफ जैसा नहीं था जब लॉन्जेविटी हेवन ने हमला किया था, जिसमें हेवनली कोर्ट एक संकट में फंस गया था और उन्हें जल्दी में कई गू इमॉर्टल्स को जगाना पड़ा था। वो अपनी असली लड़ाई की ताकत नहीं दिखा पाए थे। चैप्टर 1926 नॉर्दर्न प्लेन्स का पलटवार, जल्दी उन्हें रोको, फैंग दी चैंग चिल्लाया। वेस्टर्न डेजर्ट के इमॉर्टल गू हाउसेस ने चाओ शनहे और यू जूजी को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके सामने हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स एक मजबूत दीवार बनाकर खड़े थे। रॉ जैंग फेई जोंग एक जायंट में बदल गया और एक इमॉर्टल गू हाउस को लगातार रोकने लगा। कड़क कड़क कड़क। फ्लैश व्हिप इमॉर्टल एक इमेमोरियल चलता फिरता मांस का पेट बन गई। उसने अपनी डालियों को घुमाया और इमॉर्टल गू हाउसेस पर चाबुक बरसाए। वो इधर उधर टकरा कर घूमने लगे। बम बम बम। हर तरह के इमॉर्टल किलर मूव्स फटने लगे, जैसे कि वो आतिशबाजी के बड़े बड़े गुच्छे हों, बेहद शानदार और ताकतवर। ये सब हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स के रैंक 8 किलर मूव्स दी। वेस्टर्न डेजर्ट के इमॉर्टल गू हाउसेस को एक बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें रुकना ही पड़ा। इस वक्त का फायदा उठाते हुए चाओ शनहे और यू जूजी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली और अपना इमॉर्टल किलर मूव, सिटिंग एंड ईटिंग द माउंटेन एम्प्टी, चला दिया। वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमॉर्टल्स पर फिर से हमला हुआ और फिर वो लाचारी से देखते रहे जब स्टलाइट का एक विशाल स्तंभ नीचे उतरा और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स को टेलीपोर्ट करके ले गया। अगले हाईपैल
वो हेवनली कोर्ट वापस आ गए। जब गू इमॉर्टल्स अपने घाव भर रहे थे, वो आपस में बातें कर रहे थे। सच में किलर मूव, सिटिंग एंड ईटिंग द माउंटेन एम्प्टी, का इस्तेमाल करना अब और भी मुश्किल होता जा रहा है। आखिरकार सामने वाली साइड में पूरे एक रीजन के एलीट्स हैं, इसलिए उन्हें कम नहीं समझा जा सकता। कहते हैं ना, अगर एक बेवकूफ को काफी नुकसान हो तो वो भी समझदार हो जाता है। लेकिन उनकी ताकत भी काफी कमजोर हो गई है, इसलिए शायद वो 2 बार और हमले के बाद टिक नहीं पाएंगे। गू इमॉर्टल्स जोश से भरे हुए द, और जितना ज्यादा वो लड़ रहे थे, उनका हौसला उतना ही बढ़ रहा था। इसी पाल कीन सॉन्ग का चेहरा पीला पद गया और उसने थोड़ा सा खून थूक दिया। उसका खून पीला भूरा था और खून के झाग में नगिनट छोटे छोटे कीड़े उछल रहे थे। सीनियर कीन, आप जख्मी हैं? जो जोंगशिन, जो कीन सॉन्ग के ठीक बगल में खड़ा था, ने चिंता से पूछा। जो जोंगशिन ने सफेद लिबास पहना हुआ था, उसका शरीर मजबूत था और चेहरा चौकोर जिस पर घनी भुएं थीं। फैंग युआन के साथ अपनी आखिरी लड़ाई में उसने दुनिया का सबसे तेज बैटलफील्ड किलर मूव, रूमर केज, एक्टिवेट किया था और एक बार फैंग युआन को एक खतरनाक लड़ाई में फंसा दिया था। आखिर में फैंग युआन और भी चालाक निकला और उसने डिफाई ऑर्गेनाइजेशन के छोड़े हुए इंतजामों का इस्तेमाल करके जो जोंगशिन को मारने की साजिश रची। लेकिन इस बार फैंग युआन पुन आधा रजा आधा नमिट हो चुका था, इसलिए झू जोंगशिन जिंदा था और हेवनली कोर्ट के साथ लड़ने वाले कई गू इमॉर्टल्स में से एक था। कीन सॉन्ग ने कमजोरी से अपना सर हिलाया। ये एक पुरानी चोट है, अभी की लड़ाई से नहीं। हेवनली कोर्ट के सभी गू इमॉर्टल्स कीन सॉन्ग की हालत देखने के लिए उसके पास जमा हो गए, यहां तक कि फेरी जी वे भी वहां आ गई। कीन सॉन्ग इस वक्त एक अहम इंसान था। हेवनली कोर्ट इतना ताकतवर स्टार कास्ट किलर मूव इसलिए दिखा पा रहा था क्योंकि उन्हें न सिर्फ उससे जुड़ी फॉर्मेशन और स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड से मदद मिल रही थी, बल्कि वो कीन सॉन्ग की ताकत पर भी निर्भर थे। कीन सॉन्ग टेलीपोर्टेशन में सबसे माहिर था। पिछली लाइफ में वही था जो हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स को एक लंबे सफर पर ले गया था ताकि वो तेजी से दी ज़ांग शेंग तक पहुंच सकें। इस वक्त उसके पास अपने इमॉर्टल गू का पूरा सेट नहीं था। उसने अपनी हालत की परवाह किए बिना किलर मूव्स का इस्तेमाल किया, जिसके कारण उसकी समय से पहले ही मौत हो गई। लेकिन इस लाइफ में वो पहले जाग गया था, हालत काफी बेहतर थी। ना सिर्फ उसके इमॉर्टल गू पूरे द, बल्कि उससे एक एडवांस लाइफ स्पैन एक्सटेंशन मेथड इस्तेमाल करने का मौका भी मिला। कीन सॉन्ग का सीनियरिटी काफी ऊंचा था, वो बहुत पहले ही हाइबरनेशन में चला गया था। उसके हाइबरनेशन के दौरान हेवनली कोर्ट ने लाइफ स्पैन एक्सटेंशन मेथड्स पर अपनी रिसर्च में कई नई खोजें और सुधार किए थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, सुधार तो होते ही हैं। नतीजन कीन सॉन्ग की उम्र कुछ हद तक बढ़ गई थी, लेकिन लगातार लड़ाइयों ने उससे बार बार अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया और उसकी सेहत तेजी से गिरने लगी। उसकी उम्र काफी कम हो गई थी। आपकी अभी की जिस्मानी हालत के हिसाब से मुझे डर है कि आप ज्यादा से ज्यादा 4 बार मूवमेंट किलर मूव्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ज्यादा करने पर आपका शरीर और आत्मा दोनों टूट जाएंगे। फेरी जी वे ने एक पल के लिए हिसाब लगाया और कहा, 4 बार? कीन सॉन्ग मुस्कुराया और एक और बार पीला खून थूक दिया। उसका अंदाज शांत था। यह वेस्टर्न डेजर्ट को हराने के लिए काफी है और थोड़ी गुंजाइश भी बचेगी, तो शायद हम सदर्न बॉर्डर को भी एक झटका दे सकें, या फिर ईस्टर्न सी के गू इमॉर्टल्स को। और मेरी मौत के बाद सब कुछ आप लोगों पर होगा। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स शांत थे। सिर्फ फ्लैश विप इमॉर्टल मुस्कुराई, चिंता मत करो बूढ़े कीन, मैं हूं ना। वो कीन सॉन्ग की हालत के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। इस सब के पीछे उसकी पुरानी चोट का हाथ था, एक ऐसी चोट जो वो रेकलेस सेवेज की कब्र की खोज से अपने साथ लाया था। उसका इलाज अतीत में नहीं हो सका था और अब भी वो जानलेवा थी। लेकिन फेरी जी वे ने आगे हमला करने का आदेश नहीं दिया। वो अपने दिमाग में सोच रही थी, बिना कीन सॉन्ग के हेवनली कोर्ट के पास ग्रुप्स में टेलीपोर्ट करने की काबिलियत नहीं होगी। सिर्फ स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड पर निर्भर रहना बहुत इनएफिशिएंट होगा और इससे उसकी खुद की डिड्यूस और कैलकुलेट करने की काबिलियत पर बुरा असर पड़ेगा। फेरी जी वेई को स्टार कास्ट इस्तेमाल करने का अनुभव था। यह किलर मूव बहुत ज्यादा थॉट्स कंज्यूम करता था। अगर उससे ये किलर मूव इस्तेमाल करना पड़ा तो उसके पास पूरी सिचुएशन पर नजर रखने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं बचेगी। यह हेवनली कोर्ट के लिए साफ तौर पर फायदे का सौदा नहीं था। अगर सिर्फ एक बैटलफील्ड होता तो ठीक था, लेकिन हेवनली कोर्ट कम से कम 3 बैटलफील्ड्स पर लड़ रहा था। उनका सामना न सिर्फ चारों रीजन्स के शक्तिशाली एलीट से था, बल्कि अभी भी फैंग युआन था, वो डेमन जिसने अब तक कुछ नहीं किया था। पिछली और इस लाइफ में हेवनली कोर्ट की लीडर और स्ट्रेटेजिस्ट होने के नाते
फेरी जी वे को पूरी सिचुएशन पर नजर रखनी थी। कितने अफसोस की बात है, इस बार इमोर्टल ग्रेवयार्ड में कोई विजडम पाथ गु इमोर्टल नहीं जागा। फैंग युआन ने अब तक कोई हरकत नहीं की है और किसी एंसेस्टर ने भी कोई कदम नहीं उठाया। अगर हम इस वक्त कीन सॉन्ग को बेकार में खर्च कर देंगे तो अगर आगे चलकर लड़ाई में कोई अचानक बदलाव आया तो बुरा होगा। फेरी जी वे गहरी सोच में डूब गई। वो कीन सॉन्ग जैसे अहम शक्ति को पहले से खर्च करने को तैयार नहीं थी। वो हमेशा एक बात का ध्यान रखती थी, फैंग युआन के पास फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल करने वाला एक किलर मूव था, साथ हाई एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल भी। वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में कहीं भी तेजी से प्रकट हो सकता था। अगर हेवनली कोर्ट अपने स्टार कास्ट मेथड के बचे हुए इस्तेमाल को बचा कर रखता तो जब वो आगे चलकर फैंग युआन से निपटेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अभी हमारे पास 4 बैटलफील्ड्स हैं, वो हैं हेवनली कोर्ट, हेरी फुट माउंटेन, एम्परर सिटी और हिडन ड्रैगन केव। फेरी जी वे ने आसपास देखा, एनालिसिस करते हुए बोली, इन 4 बैटलफील्ड्स में से हेवनली कोर्ट का बैटलफील्ड सबसे जरूरी है। एक बार अगर हम हार गए और फेटगू को लॉन्जेविटी हेवन ने नाश्त कर दिया तो सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। दूसरा सबसे जरूरी हेरी फुट माउंटेन है। अगर इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड नाश्त हो गया और हम काफी सक्सेस डाउ मार्क्स रिफाइन नहीं कर पाए तो इसका फेट को रिपेयर करने की हमारी काबिलियत पर बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन यह ऐसा नहीं है जिसे ठीक ना किया जा सके। भले ही इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड नाश्त हो जाए और हमारे पास काफी सक्सेस डाउ मार्क्स ना हो, फेटगू फिर भी जिंदा रहेगा। आगे चलकर रिफाइनमेंट पाथ में नए विकास के साथ हम शायद फेटगू को रिपेयर करने के दूसरे तरीके ढूंढ लें। उसके बाद है एम्परर सिटी। वेस्टर्न डेजर्ट के इमोर्टल्स अपनी सेना के साथ सीधे एम्परर सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे लगातार हमलों के बाद उनका जोश ठंडा पड़ गया है। एम्परर सिटी खुद ही पहले से भरी सुरक्षा में है और वेनरेबल्स के छोड़े हुए ह्यूमन पाथ मेथड से डिफेंडेड है। भले ही वो नाश्त हो जाए और सारे एलिट्स मर जाएं, ये उतना जरूरी नहीं है। 100 सालों में और एलिट्स पैदा हो जाएंगे। आखिर में हिडन ड्रैगन केव है। भले ही वहां बहुत सारे ईस्टर्न सी रैंक 8 गू इमोर्टल्स हैं, वो मारने के लिए नहीं देख रहे हैं और सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं। अकेले फॉर्मेशन और ओल्ड मैन बिफंग उन्हें रोक नहीं पाएंगे, लेकिन उन्हें कुछ देर के लिए रोकना काफी है। इस दौरान हमें वहां की सिचुएशन को आराम से आकर स्थिर करने के लिए बस एक बार सपोर्ट करना पड़ेगा। एक गू इमोर्टल ने पूछा, तो आपका फैसला क्या है? फेरी जी वे ने अपनी नजर की वॉल में कैलेमिटी लक ऑल्टर की तरफ डाली। चलो पहले लॉन्जेविटी हेवन से निपटते हैं। हेवनली कोर्ट सुरक्षित और फेटगू महफूज होने पर भले ही बाहर की सिचुएशन पूरी तरह से हार जाए, हम हमेशा एक ऐसी पोजीशन में रहेंगे जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। थोड़ा रुककर उसने आगे कहा, इसके अलावा इससे सीनियर कीन सॉन्ग को अपनी सेहत बचाए रखने में भी मदद मिलेगी, जिससे फैंग युआन और किसी एंसेस्टर के अचानक हमला करने से बचा जा सकेगा। शानदार! ये सच में एक महान स्ट्रैटेजिस्ट के शब्द हैं। मुझे भी कैलेमिटी लक ऑल्टर को हमारे हेडक्वार्टर्स में फंसाने को लेकर बेचैनी हो रही है। आखिरकार वो जायंट सुन के वंशज हैं, तो वो कभी भी एक हैरान करने वाला हमला कर सकते हैं। हम आपकी बात सुनेंगे। ध्यान से सुनने के बाद सभी हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स इस प्लान से सहमत हो गए। नतीजन इमोर्टल्स ने दूर से हमला करना बैंड कर दिया। वो की वॉल के अंदर घुस गए और लॉन्जेविटी हेवन से जोर शोर से लड़ने लगे। हेवनली कोर्ट में की वॉल प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमोर्टल वेनरेबल ने छोड़ा था। इतने सालों के बाद अंतिम रास्तों के अलावा जो 3 वेनरेबल्स ने खोले बाकी ची वॉल ऐप भी मजबूत और टिकाऊ थी। और इससे भी बुरी बात यह थी कि वॉल ऐप भी अपनी ऑटोनोमस एबिलिटीज रखती थी। हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स यूएस में आज़ादी से घूम सकते थे, जबकि लॉन्जेविटी हेवन के गू इमोर्टल्स पर एक मजबूत ताकत से पाबंदी लगी हुई थी। ची वॉल में एक हेमिस्फेरिकल बैटलफील्ड था। हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स ने दीवार की तरफ पीट करके कैलेमिटी लक ऑल्टर पर हमलों की बारिश कर दी। जैसे हाई कैलेमिटी लक ऑल्टर पलटवार करता, ये गू इमोर्टल्स तेजी से पीछे हट जाते, ची वॉल में घुस जाते और उसका इस्तेमाल कैलेमिटी लक ऑल्टर के हमले को रोकने के लिए करते। इस वजह से हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स अपनी पूरी ताकत से हमला कर पा रहे थे। कैलेमिटी लक ऑल्टर की सतह दरारों से भर गई थी। एक रैंक 8 इमोर्टल गू हाउस होने के नाते कैलेमिटी लक ऑल्टर खुद ही बेहद मजबूत था और इसे खुद जायंट सन इमोर्टल वेनरेबल ने बनाया था, इसलिए चार्ज करने में इसका साफ एडवांटेज था। ये बस अनोखा था, लेकिन पूरे समय इसे हमेशा एक गू इमोर्टल ने रोक रखा था। ये इंसान ड्यूक लॉन्ग था। उसका शरीर धीरे धीरे हर मिनट बढ़ रहा था। उसका चेहरा लोहे जैसा था, उसका शरीर मजबूत
और उसके पूरे शरीर पर बैंगनी सुनहरे ड्रैगन स्केल्स का डिफेंस बेहद कमाल का था। ट्रांसफॉर्मेशन पाथ किलर मूव्स उसकी इच्छा अनुसार चल रहे थे। मूव्स दबंग और खतरनाक थे, कैलेमिटी लक ऑल्टर को मजबूती से रोक रहे थे। चाहे वो कैलेमिटी लक ऑल्टर हो या हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स के किलर मूव्स जिनके रंगे में वो था, वो आदिग रहा जैसे कि वो स्वर्ग का एक स्तंभ हो। सारे रैंक 8 किलर मूव्स बस एक हल्की हवा के झोंके जैसा महसूस हो रहे थे। पिछली लाइफ में ड्यूक लॉन्ग और ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल्स ने ड्रैगन प्लस के लिए लड़ाई की, और भले ही वो सफल रहा, वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। जब तक सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन आयोजित किया गया, ड्यूक लॉन्ग ऐप भी जख्मी था, इसलिए शुरुआत में लड़ाई में उसका प्रदर्शन इतना चौंकाने वाला नहीं था। इस लाइफ में, क्योंकि फैंग युआन ने पहले हाई ड्रैगन पैलेस हासिल कर लिया था, ड्यूक लॉन्ग पूरी तरह से तंदुरुस्त हालत में था और कैलेमिटी लक ऑल्टर पर इस हद तक हमला कर सकता था कि वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ड्यूक लॉन्ग सच में इतना ताकतवर है? बिंगसाई चुआन गुस्से से लाल था। साथ में बुल डेमन, फ्लावर लेडी और 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर सभी कैलेमिटी लक ऑल्टर को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारे सामने की इस दीवार को तोड़े बिना हम हेवन ओवरसीइंग टावर के पास नहीं पहुंच पाएंगे। कैलेमिटी लक ऑल्टर के अंदर माओ ली क्यू जमीन पर लेटा हुआ असंतोष से चिल्ला रहा था। बिंगसाई चुआन ने कुछ देर अपने अंदर संघर्ष किया और फिर एक आह भरी, और कोई रास्ता नहीं है, किलर मूव, कॉल ऑफ द एंशिएंट, एक्टिवेट करो। कैलेमिटी लक ऑल्टर अचानक रुक गया और उससे अचानक एक सुनहरी रोशनी का गोला फूटा। रोशनी इतनी तेज थी कि ड्यूक लॉन्ग को अपनी एंड बैंड करनी पड़ी। स्विश स्विश स्विश, नदी की लहरों की आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंजने लगी। विशाल रिवर ऑफ टाइम के एक हिस्से का भूतिया दृश्य कैलेमिटी लक ऑल्टर के ऊपर प्रकट हुआ। ये क्या है? ड्यूक लॉन्ग का दिल हल्का सा हिल गया। फिर हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स की हैरान ईर के सामने नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स एक एक करके यूएस भूतिया रिवर ऑफ टाइम से बाहर निकलने लगे। चलो, मेरी एक फटने वाली बिजली खाओ। लंबे चौड़े शेर वाला न्यू ईयर बाओ जोंग जोर से हंसा। ये सोचना कि मैं इस मूव का इस्तेमाल करके भविष्य में आकर एक बड़ी लड़ाई में हिस्सा ले सकता हूं, मैं सच में खुशकिस्मत हूं। हे फैन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वाह, कितनी बड़ी लड़ाई है, हे भगवान, मुझे कहीं छिप जाना चाहिए। ल्यू 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 का चेहरा नाजुक और सफेद था, उसके चेहरे पर एक चालाक लुक था और उसका शरीर वहीं पर गायब हो गया। चैप्टर 1927 फैंग युआन से मदद मांगना, क्या हुआ? ये सब तो नॉर्दर्न प्लेन्स के इतिहास के मशहूर एक्सपर्ट्स हैं, ये यहां कैसे बुलाए गए? हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स सब हैरान थे। ड्यूक लॉन्ग ने गहरी आवाज में कहा, सब लोग ध्यान से, यह रेड लोटस डेमन वेनरेबल का टाइम पाथ किलर मूव है, पूर्वजों की पुकार। यह रिवर ऑफ टाइम के अपस्ट्रीम से नजदीकी रिश्ते वाले गू इमॉर्टल्स को वर्तमान में बुला सकता है ताकि वो यूजर के लिए लड़ सके। ये तो मजेदार है। फ्लैश विप इमॉर्टल ने अपने होठ चाटे, उसका लड़ने का जज्बा बढ़ गया और वो आगे बढ़ गई। मुझे करने दो। जैंग फेई जोंग एक जायंट में बदल गया। फ्लैश विप इमॉर्टल के साथ मिलकर उन्होंने कैलेमिटी लक ऑल्टर पर लेफ्ट और राइट से हमला किया। लेकिन इस वक्त कैलेमिटी लक ऑल्टर की सुरक्षा हो रही थी। नूर बाओ जोंग जोर से दहाड़ा और अपना इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल किया। बिजली के गोले हर तरफ उड़ने लगे, जोर से फट रहे थे। एक पाल के लिए फ्लैश विप इमॉर्टल और जैंग फेई जोंग दोनों बिजली के गोलों से रुक गए, उनके हमले नाकाम हो गए। जू के ने चीख मारी और अपना मूवमेंट किलर मूव इस्तेमाल किया। हवा में एक चमकदार और कमाल की लाल रोशनी की लकीर खींचती हुई कैलेमिटी लक ऑल्टर के पीछे घूम गई। सोचना भी मत। एक मेल इमॉर्टल भूतिया रिवर ऑफ टाइम से बाहर निकला और जू केर को रोक लिया। उसका चेहरा जड़े जैसा सुंदर था, ग्रेसफुल और डैशिंग, उसकी रीढ़ में हल्की मुस्कान थी, वो डोंग फैंग यू था। बूम बूम बूम, जू केर और डांग फैंग यू के बीच एक घमासान लड़ाई हुई। इमॉर्टल किलर मूव, सिटिंग एंड ईटिंग द माउंटेन एम्प्टी। दूर से चाओ शनहे और यूजुजी ने एक बार फिर मिलकर काम किया और सफलतापूर्वक किलर मूव एक्टिवेट कर दिया। किलर मूव ने कैलेमिटी लक ऑल्टर पर बहुत कम असर किया। कैलेमिटी लक ऑल्टर सच में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल द्वारा बनाया गया था। फुटपाथ के खिलाफ इसका डिफेंस काफी मजबूत था। ये कियाओजी के किलर मूव्स एक के बाद एक आते गए। हवा में से लकड़ी के खंभे पैदा हुए, जिन्होंने कैलेमिटी लक ऑल्टर को घेरने के लिए एक सर्कल बनाया। ये कियाओजी ने फिर से धीमी आवाज में गुर्राया और लकड़ी के खंभों से न गिनत चमकदार हरी बेलें निकलने लगी, जो कैलेमिटी लक ऑल्टर को लपेट रही थीं और ऊपर की तरफ फैल रही थीं, भूतिया रिवर ऑफ टाइम को दागदार करने की कोशिश में। ये बेकार है। इस भूतिया रिवर ऑफ टाइम पर हमला नहीं किया जा सकता, सिर्फ कैलेमिटी लक ऑल्टर को हराकर हाय
जो इससे सस्टेन कर रहा है, हम इस मूव को खत्म कर सकते हैं। ड्यूक लॉन्ग हमला करने ही वाला था, लेकिन एक और हेवनली कोर्ट का गू इमॉर्टल अचानक भूतिया रिवर ऑफ टाइम की तरफ टेलीपोर्ट हो गया। यह गू इमॉर्टल एक बच्चे जैसा दिखता था जिसके काले बाल द उसके सर के ऊपर एक छोटा सा काउलिक था, उसका चेहरा गोल और क्यूट था। ये कोई और नहीं बल्कि वॉटेक्स स्पेस बॉय था। उसकी ऑरा बढ़ गई और उसके ऊपर एक बड़ा सा वॉटेक्स प्रकट हुआ जिसमें एक जबरदस्त खिंचाव था जो अपने अंदर आने वाली हर चीज को नाश कर देता था। लेकिन भूतिया रिवर ऑफ टाइम हिला तक नहीं, उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक और नया प्रकट हुआ नॉर्दर्न प्लेन्स का गू इमॉर्टल अभी बाहर निकला ही था, वो कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही वॉटेक्स ने उससे अपने अंदर खींच लिया। हा, कम से कम कुछ तो हाथ लगा। वॉटेक्स स्पेस बॉय हंसा और उसने और भी जोर लगाया। नायनर ट्राइब का एक्सपर्ट अंडर फैंस गया था, नायनर नोंगफू। वो एक बूढ़े किसान जैसा दिखता था, उसकी पैंट्स ऊपर मुड़ी हुई थी, उसके पैर कीचड़ से साने हुए उसकी पीठ झुकी हुई थी और चेहरे पर झुर्रियां थीं। इस वक्त फंसे हुए उसने आ भरी, अरे यार, मैं तो बाहर आते ही लड़ाई में मरने वाला हूं। सच में? पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स में से मैं लड़ने में सबसे कमजोर हूं। वॉटेक्स स्पेस बॉय का छोटा सा चेहरा सूज गया जब उसने नियन नोंगफू को पीसने और कुचलने की पूरी कोशिश की। नायनर नोंगफू एक हल्के पीले रंग के रोशनी के हल्क से घिरा हुआ था, वो पतला था लेकिन बहुत मजबूत, घूमते हुए वॉटेक्स की पागल ताकत का मजबूती से सामना कर रहा था। एक और गू इमॉर्टल भूतिया रिवर ऑफ टाइम से बाहर आया, ये देखकर कि नियन नोंगफू फंस गया है, वो उससे बचाने ही वाला था। लेकिन हेवनली कोर्ट का गू इमॉर्टल जो जोंग शिन भी यूएस आदमी को रोकने के लिए समय पर पहुंच गया। ये लुई कू भी बाहर आया, उसकी स्किन काली थी और ईनी बाज जैसी। उसने बैटलफील्ड का जायजा लिया और अचानक उसने हेवनली कोर्ट के सबसे कमजोर गू इमॉर्टल कीन सॉन्ग को ढूंढ लिया। कीन सॉन्ग की कमजोर हालत छुपाना मुश्किल था। ये लुई कू ने तिरस्कर से हंसा और सीधे कीन सॉन्ग पर हमला कर दिया। तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। एक खूबसूरत फीमेल इमॉर्टल ने रास्ते में ये लुई कू को रोक लिया। ये लुई कू ने उस फीमेल इमॉर्टल को देखा, उससे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। तुम कौन हो? फीमेल इमॉर्टल ने एक चापलूसी भरी मुस्कान दी, लेकिन उसके शब्दों में कातिलानापन था। तुम्हारा कातिल वान जी होंग। जैसे ही दोनों लड़ने लगे, सुनहरी रोशनी चमकी और पंखुड़ियां उड़ने लगी। लोग हवा में उड़ रहे थे या जमीन पर लड़ रहे थे। जोरदार धमाके लगातार गूंज रहे थे, चिंगारियां उड़ रही थीं, तेज रोशनियां चमक रही थीं। नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल एक्सपर्ट्स हेवनली कोर्ट के मेंबर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। रंबो जैंगफेई जोंग का मांस नूर बाओ जोंग के धमाकों से फट गया था। कड़क कड़क कड़क। फ्लैश विप इमॉर्टल ने युआन बेन को इतनी जोर से मारा कि युआन बेन ने जो सफेद हड्डियों का कवच पहना था वो टूटकर चूर हो गया, उससे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। नायनर नोंगफू अभी भी प्रतिरोध कर रहा था, जबकि वॉटेक्स स्पेस बॉय अपने दांत पीस रहा था, हार मानने से इनकार कर रहा था। दोनों जो एक दूसरे से उलझे हुए उनके आसपास कई गू इमॉर्टल्स भी लड़ाई में लगे हुए थे। सभी गू इमॉर्टल्स को चोटें लगने लगी थीं, हवा खून की तेज गंध से भर गई थी। भले ही मैंने किलर मूव, पूर्वजों की पुकार, इस्तेमाल किया, लेकिन मुझ पर ही दबाव बन रहा है। बिंगसाई चुवान ने अपने दांत पीसे, उसका दिल भारी होता जा रहा था। जिस ट्रम्प कार्ड पर उसने उम्मीदें लगाई थीं, उसने बाजी नहीं पलटी, उसने सिर्फ उससे हार से बचाया और सिचुएशन को एक जगह रोक दिया। पिछली लाइफ में हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से जल्दी में जागे और फेरीजी वे के इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट के बावजूद उनकी लड़ने की ताकत कमजोर थी। लेकिन इस लाइफ में सब अलग था। इन हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स के पास जबरदस्त लड़ने की ताकत थी और वो अच्छी हालत में थे, इतने कि वो नॉर्दर्न प्लेन्स के शक्तिशाली लोगों से लड़ सके और अन पर हावी भी हो सके। आखिरकार हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स के बीच काफी कोऑपरेशन था, जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स के इतिहास के शक्तिशाली एक्सपर्ट्स अभी अभी बुलाए गए थे। उन्होंने एक दूसरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुना ही था। अपनी लाइफ में उन्होंने एक साथ कैसे काम किया होगा? ऐसे नहीं चलेगा। पूर्वजों की पुकार जितनी देर चलेगा उतने ही ज्यादा एक्सपर्ट्स लड़ाई में शामिल होते रहेंगे। फेरी जी वे ने अपनी भुएं सिकोड़ लीं, चिंता और खुशी दोनों महसूस करते हुए। शुक्र है उसने लॉन्जेविटी हेवन से निपटने को प्राथमिकता दी थी। यह किलर मूव सच में परेशानी वाला था। अगर उन्होंने पहले स्टारकास्ट इस्तेमाल किया होता तो कीन सॉन्ग का नुकसान और हेवनली कोर्ट के एक्सपर्ट्स का बिखरना शायद लॉन्जेविटी हेवन को सफल बना देता और वो की वॉल से बाहर निकल जाते। आखिरकार हेवनली कोर्ट में बहुत कम गू इमॉर्टल्स बचे और युआन कोंगडू और दूसरों को रिफाइनमेंट पाथ गू फॉर्मेशन की देख रेख करनी थी,
कैलेमिटी लक ऑल्टर को रोकने वाली एक लौटी मुख्य शक्ति ड्यूक लॉन्ग हाई था। ड्यूक लॉन्ग ने कुछ देर भूतिया रिवर ऑफ टाइम को देखा, फिर धीरे से अपनी नजर हटा ली। उसने अपने दिल में एक आह भरी, वो इस किलर मूव को नहीं तोड़ सकता था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो इस वक्त रेड लोटस डेमन वेनरेबल के सपोर्ट ऑफ द फ्यूचर किलर मूव से नहीं निपट पाया था। अगर इसे सीधे नहीं तोड़ा जा सकता तो हमें बस कैलेमिटी लक ऑल्टर को तबाह करना होगा। ये सोचते हुए ड्यूक लॉन्ग ने धीरे से अपनी मुठ्ठियां बैंड की और बैटलफील्ड में कदम रखा। ये किया जी ने अचानक खून थूका। किलर मूव के बैकलैश ने उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। वो ड्यूक लॉन्ग के साथ मिलकर कैलेमिटी लक ऑल्टर की जांच और उससे रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस को इतनी आसानी से कैसे रोका जा सकता था? ये किया जी को की वॉल में पीछे हटना पड़ा, जबकि कैलेमिटी लक ऑल्टर ने हलचल मचाई ची वॉल को तोड़ने की कोशिश में। ड्यूक लॉन्ग चुपचाप कैलेमिटी लक ऑल्टर के पास पहुंचा। उससे रोको, बिंग साई चुवान ने ठंडे अंदाज में आदेश दिया। वो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की पीढ़ी का था, जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स के ज्यादातर एक्सपर्ट्स जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के वंशज थे, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से उसकी बात सुनते थे। नूर बाओ जोंग ने सबसे पहले हमला किया। सैकड़ों बिजली के गोले ड्यूक लॉन्ग की तरफ दागे गए। बूम बूम बूम, लगातार कान फाड़ देने वाले धमाकों के साथ धुआं और धूल उठी। नूर बाओ जोंग जोर से हंसा, मेरी ताकत का मजा चखा? हाँ हाँ हाँ, ओह। धुएं और धूल में से एक शख्सियत धीरे धीरे बाहर निकली। ड्यूक लॉन्ग का चेहरा भावहीन था, उसका शरीर एक भाले की तरह सीधा, उसके बैंगनी सुनहरे ड्रैगन स्केल्स ऐप भी चमक रहे थे। ज्यादा से ज्यादा बस थोड़ी सी राख लगी थी। नूर बाओ जोंग गुस्से में था, उसने अपनी एड़ी फैलाकर घूरा। उसकी ऑरा तेजी से बढ़ रही थी। मेरा ये मूव फिर से झेलो। उसने अपने हाथ सर के ऊपर उठाए और नगिनत बिजलियां एक विशाल गहरे नीले रंग के बिजली के गोले में जमा हो गईं। बिजली के गोले की सतह पर बिजली दौड़ रही थी, लेकिन अंदर से वो काला और गहरा था। नूर बाओ जोंग ने उससे एक टूटते तारे की तरह ड्यूक लॉन्ग की तरफ फेंक दिया। ड्यूक लॉन्ग ने आखिरकार अपनी नजर हटाने की जहमत उठाई, लेकिन बिजली के गोले पर सिर्फ एक नजर डाली। उसने अपना हाथ हिलाया। रंबो, हवा की धाराएं तेजी से उठी, एक बड़ा हाथ बनाते हुए, और हाथ के पिछले हिस्से से एक थप्पड़ मारकर उसने बिजली के गोले को आसानी से दूर फेंक दिया। नूर बाओ जोंग का शक्तिशाली किलर मूव इस तरह ड्यूक लॉन्ग ने हैंडल कर लिया। अगले हाईपैल, यू यांगजी, ल्यू हुई और ल्यू 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 ने एक के बाद एक हमला किया, जबकि ड्यूक लॉन्ग उनकी तरफ देखे बिना सीधे कैलेमिटी लक ऑल्टर की तरफ बढ़ गया। सिर्फ कैलेमिटी लक ऑल्टर को नाश्त करके ही पूर्वजों की पुकार को रोका जा सकता था। बूम, कैलेमिटी लक ऑल्टर पर ड्यूक लॉन्ग ने एक मुक्का मारा और वो जमीन में धंस गया। इमॉर्टल गू हाउस की सतह पर एक मुक्के का निशान बन गया। बड़ी संख्या में गू वॉर्म्स लड़ाई में मारे गए, यहां तक कि इमॉर्टल गू भी डैमेज हो गए। नॉर्दर्न प्लेन्स के एक्सपर्ट्स के किलर मूव्स बारिश की बौछार की तरह लग रहे थे, जिन्होंने ड्यूक लॉन्ग को डुबो दिया। लेकिन लगातार हमलों के बाद भी ड्यूक लॉन्ग ऐप भी खड़ा था। उसके चेहरे पर सिर्फ एक हल्की सी काले की परत चढ़ गई थी। ये कैसे मुमकिन है? ये आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? ये ड्यूक लॉन्ग है, रेड लोटस डेमन वेनरेबल का मास्टर। किसी ने ड्यूक लॉन्ग को पहचान लिया और नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स ने एक ठंडी सांस खींची। वो एक पुराना राक्षस था, लेकिन अगले हाईपैल नॉर्दर्न प्लेन्स के लोगों का हौसला फिर से बढ़ गया। उनका स्वभाव बहादुर था। ड्यूक लॉन्ग जितना मजबूत था, वो उतने ही जोश में आ रहे थे। मारो मारो मारो, इस बूढ़े का सर काट दो। कैलेमिटी लक ऑल्टर को बचाओ और की वॉल से बाहर निकलो। नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स जोर से दहाड़े, बाहर निकलने के लिए लड़ने लगे और हमलों की झड़ी लगा दी। यह नॉर्दर्न प्लेन्स के पागल HMPH गंवार जंगली हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स को पीछे हटना पड़ा और कुछ देर के लिए आराम करना पड़ा। नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स के मरने मारने के जज्बे का सामना करते हुए ड्यूक लॉन्ग इस बार उस नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने हल्के से नाक सिकोड़ी, परेशान करने वाले कीड़े। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, उसके आसपास का माहौल बदल गया। की धाराएं तेजी से हर तरफ फैल गईं, जबकि ड्यूक लॉन्ग का शरीर एक पहाड़ की तरह मजबूत हो गया। उसकी ऑरा तेजी से बढ़ गई। किलर मूव तैयार था जब ड्यूक लॉन्ग ने अपना हाथ हिलाया। वुश, हवा जोर से पीछे धकेली गई। 5 विशाल की लहरें दबंगई से आगे बाधिन। जहां भी वो गईं, नॉर्दर्न प्लेन्स के एक्सपर्ट्स के किलर मूव्स कागज की तरह फट गए। वो की लहरों को रोक नहीं पाए। ये था इमॉर्टल किलर मूव, ची करंट सिजर्स। ड्यूक लॉन्ग ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और इशारा किया। इमॉर्टल किलर मूव, ची ब्रेथ माउंटेन। रंबल,
की धाराओं से बना एक विशाल पारदर्शी पहाड़ नीचे उतरा और तुरंत नीचे दबाने लगा। नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से कई बच नहीं पाए। वो ची ब्रेथ माउंटेन के नीचे दब गए जब वो कैलेमिटी लक ऑल्टर की तरफ गिरा और वहीं पर मांस के कीम में बदल गए। पूरा ची धाराओं का पहाड़ कैलेमिटी लक ऑल्टर पर इतनी जोर से दबा कि जमीन जोर से हिलने लगी। कैलेमिटी लक ऑल्टर पहले हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन अब वो हिल नहीं पा रहा था। ड्यूक लॉन्ग ने लगातार डू मूव्स चलाए, असर तुरंत हुआ, उसने पूरी लड़ाई को दबा दिया। बिंग साई चुआन का चेहरा गुस्से से लाल था, उसका दिल डूब गया। फ्लैट उससे एहसास हुआ कि वो सिर्फ अपनी ताकत से की वॉल को नहीं तोड़ सकते। दूसरे गू इमॉर्टल्स को छोड़ दो, सिर्फ ड्यूक लॉन्गहा एक ऐसा पहाड़ था जिसे वो पार नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि बिंग साई चुआन के पास और कोई ट्रम्प कार्ड नहीं था। पिछली लाइफ में उसने लिमिटलेस को मुड़ने के लिए कहा था, जिसने ड्यूक लॉन्ग को लंबे समय तक रोक रखा था। वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। लेकिन इस लाइफ में कैलेमिटी लक ऑल्टर इम्परफेक्शन रिग्रेट पवेलियन से बहुत दूर था, इसलिए यह तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। पिछली लाइफ में कैलेमिटी लक ऑल्टर सेंट्रल ग्रेट हॉल तक पहुंच गया था, तब उसने लिमिटलेस से मदद मांगी थी। हम सिर्फ फैंग युआन से मदद मांग सकते हैं। बिंग साई चुआन के दिमाग में एक ख्याल आया। चैप्टर 1928 फैंग युआन का एक्शन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक बार बिंग साई चुआन से कहा था, अगर हेवनली कोर्ट पर हमला करने का प्लान फेल हो जाता है और लॉन्जेविटी हेवन फेट गू हासिल करने की सारी उम्मीद खो देता है, तो उन्हें यूएस अहम इंसान से मदद मांगनी होगी। वो अहम इंसान कौन है? उस वक्त बिंग साई चुआन ने ये सवाल पूछा था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने तब यूज जवाब दिया था, जो कोई भी 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को नष्ट करेगा वही अहम इंसान है। जब वक्त आएगा तुम्हें जरूर पता चल जाएगा। लॉन्जेविटी हेवन का प्लान डेस्टिनी गू रिफाइन करना था, उन्हें पहले फेट गू छीनना था। लेकिन पिछली लाइफ के विपरीत बिंग साई चुआन को इस बार एक गंभीर झटका लगा था। उसके पास फैंग युआन से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब तक उससे बिंग साई चुआन का खत मिला, फैंग युआन पहले से हाई सेंट्रल कॉन्टिनेंट में था, डिफाई ऑर्गेनाइजेशन के एक फॉर्मेशन के अंदर छिपा हुआ। ये बड़ा फॉर्मेशन शैडो सेक्ट ने बनाया था और डिफाई के लिए एक बेस कैंप के तौर पर छोड़ दिया था। लेकिन ये टियन माउंटेन की लड़ाई के बाद शैडो सेक्ट खत्म हो गया, डिफाई को फेरी जीवे ने उखाड़ फेंका, नतीजन यह फॉर्मेशन खाली हो गया। पिछली लाइफ में फैंग युआन ने इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक जो जोंगशिन को मार दिया था। इस लाइफ में हालत बदल चुकी थी और फैंग युआन पहले ही पीछे हट गया था। किलर मूव, पीपल्स एक्यूजेशन से बचने के लिए जू जोंगशिन से ज्यादा नहीं उलझा। नतीजन जो जोंगशिन बच गया और हेवनली कोर्ट की मुख्य सेना का एक खतरनाक सदस्य बन गया, जबकि डिफाई का ये फॉर्मेशन बच गया। सोचा ना था कि लॉन्जेविटी हेवन ऐसी मुश्किल में फंस जाएगा। फैंग युआन की ईद में एक चमक आई जब वो तेजी से सोचने लगा। उससे अभी हेवनली कोर्ट की हालत के बारे में कुछ नहीं पता था। इस खत में बिंग साई चुआन ने मदद के लिए उनकी नाजुक स्थिति का विस्तार से वर्णन किया था। पिछली लाइफ के मुकाबले फैंग युआन ने जल्द हाई लॉन्जेविटी हेवन की समस्या की जात ढूंढ ली। उन्हें आते हाइची वॉल के अंदर भेजे दिया गया था। यह किन डिंग लिंग की वजह से होना चाहिए। उसके जैसी लक पाथ गू इमॉर्टल के साथ हेवनली कोर्ट जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के इंतजाम के बारे में पहले से पता लगा सकता था। उन्होंने इसका इस्तेमाल करके लॉन्जेविटी हेवन पर ही एम्बुश कर दिया। फैंग युआन समझ गया, ये एक और बदलाव है, पूर्वजों की पुकार भी। तो पता चला कि जब कैलेमिटी लक ऑल्टर इसे एक्टिवेट करता है तो वो तुरंत टेलीपोर्ट हो सकता है। पिछली लाइफ में बिंग साई चुआन ने इसका इस्तेमाल ड्यूक लॉन्ग के खिलाफ किया था। इस जानकारी के मिलने से पहले फैंग युआन हेवनली कोर्ट के स्टार कास्ट को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में सोच रहा था, उस तोड़ने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश में। फेरी जीवे ने इसे कितनी अहमियत दी थी और इस तरीके को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, उतना हाई फैंग युआन इसे नष्ट करना चाहता था। फ्लैट तक फैंग युआन ने अनुमान लगा लिया था कि यह फॉर्मेशन हेवनली कोर्ट में था, जिसका कोर स्टार कॉन्स्टलेशन चेस बोर्ड और आसमान में बिखरे न गिनत तारे थे। फॉर्मेशन की शक्ति इन तारों पर प्रोजेक्ट की जाती थी, उन्हें एक स्प्रिंग बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर स्टार कास्ट इफेक्ट पैदा किया जाता था। फैंग युआन ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि कीन सॉन्ग अहम शख्स था। अपनी पिछली लाइफ में कीन सॉन्ग बहुत कम समय के लिए दिखा था और हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स को हिडन ड्रैगन केव तक पहुंचाने के बाद मर गया था। बाद में ईस्टर्न सी के गू इमॉर्टल्स ने फैंग युआन को इस जानकारी के बारे में नहीं बताया। इस महत्वपूर्ण सुराग के बिना फैंग युआन का अनुमान एक जगह आकर रुक गया था।
लेकिन अब उससे कुछ कुछ एहसास हो गया था। बिंग साई चुवान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भले हाई फेरी जी वे घेराबंदी में शामिल नहीं हुई, वो लड़ाई देखने के लिए की वॉल के बाहर भी दिखी थी। ये थोड़ा अजीब है, इतने बड़े पैमाने पर स्टारकास्ट के इस्तेमाल से उसकी सारी मेहनत लग जानी चाहिए थी, फिर भी वो अपना ध्यान भटका पा रही है। कोई उसकी मदद कर रहा है। वो कौन है? क्या कोई और विजडम पथ का महान एक्सपर्ट है, या दूसरों ने मिलकर बड़े पैमाने पर स्टारकास्ट का सफल इस्तेमाल किया? फैंग युआन ने जल्दी से इस विचार श्रृंखला को छोड़ दिया। ए फ्लैट इस सवाल पर सोचने का समय नहीं था, उससे जल्द एक फैसला लेना था। एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल के रूप में फैंग युआन अब एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह था जो फेरी जी वेई के खिलाफ खेल रहा था। दोनों के पास अपने अपने मोहरे थे। फेरी जी वेई साफ तौर पर कई मोहरों से आगे थी, न सिर्फ अपनी विजडम पथ की काबिलियत में, बल्कि हेवनली कोर्ट की एकता में भी, और वर्तमान स्थिति में उसके पास एक साफ बढ़त थी। फैंग युआन के पास दिखने में एक विशाल शक्ति थी, लेकिन असल में वो सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। वो सिर्फ प्रभाव डाल सकता था और चारों रीजन्स के लोगों पर धीरे धीरे अपनी बात मनवा सकता था। भले ही उसके अधीनस्थ लोगों की संख्या पिछली लाइफ से कहीं ज्यादा थी, लेकिन इस लेवल की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए बहुत कम लोग लायक थे। फैंग युआन ने एक बार फिर पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट बैटलफील्ड पर पूरी तरह से विचार किया। इनफैलिबल ब्लेस्ड लैंड में सदर्न बॉर्डर के गु इमॉर्टल्स बैटलफील्ड में उतर गए और लड़ने लगे, एक के बाद एक फॉर्मेशंस तोड़ते हुए, लेकिन ये 9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन के लिए चिंता का विषय नहीं था, वहां अनंत फॉर्मेशंस थे। हिडन ड्रैगन केव के बैटलफील्ड में ईस्टर्न सी के इमॉर्टल्स एक बड़े फॉर्मेशन में फंस गए थे और उस तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन यह साफ था कि ओल्ड मैन बी फंग अभी कुछ देर और टिक सकता था। और एम्परर सिटी के बैटलफील्ड की बात करें तो वेस्टर्न डेजर्ट के गु इमॉर्टल्स अभी भी रास्ते में थे, उनका मराल भी गिरा हुआ था। हेवनली कोर्ट के बैटलफील्ड में लॉन्जेविटी हेवन पूरी तरह से कमजोर स्थिति में था, और क्योंकि अन पर हेवनली कोर्ट ने एम्बुश किया था, उन्होंने पूरी तरह से पहल खो दी थी। 4 मुख्य बैटलफील्ड्स में से सबसे जरूरी अब भी हेवनली कोर्ट का बैटलफील्ड है। फेट गु हेवनली कोर्ट में है। अगर हम इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो हमें फेट गु को नष्ट करना होगा। फैंग युआन ने सोचा, बिल्कुल फेरी जी वेई के एनालिसिस की तरह, दोनों पक्ष जानते थे कि सबसे जरूरी जगह कौन सी है। ऐसा है तो हम हेवनली कोर्ट में हार नहीं सकते। लॉन्जेविटी हेवन का प्रदर्शन इतना निराशाजनक है, मुझे उम्मीद थी कि वो हेवनली कोर्ट के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे और पहले जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के पेंटिंग पाथ मेथड्स को ट्रिगर करेंगे। फैंग युआन जानता था कि उससे बिंग साई चुवान को सपोर्ट करना होगा, भले ही उसने पिछली लाइफ में अपने फायदे के लिए फैंग युआन को धोखा दिया था, और इस वर्तमान लाइफ में भी पूरी सिचुएशन की खातिर फैंग युआन को सपोर्ट देना ही था। हेवनली कोर्ट बैटलफील्ड, इमॉर्टल किलर मूव, केओटिक ड्रैगन फिस्ट। लोहा जैसी मुठियों ने कैलेमिटी लक ऑल्टर को हिला दिया, मुके की ताकत से झटके लगे और नगिनट गु वॉर्म्स तुरंत मर गए। कैलेमिटी लक ऑल्टर के अंदर माओ ली क्यू चिल्लाया, मुझे बाहर जाने दो, मैं उससे रोक कर रखता हूं। बिंग साई चुवान का चेहरा ठंडा था और उसने अपना सर हिलाया, नहीं, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम जाओगे तो मौत को दावत दोगे। तुम दूसरों जैसे नहीं हो, हेवनली कोर्ट के गु इमॉर्टल्स तुम्हें निशाना बनाएंगे। ड्यूक लॉन्ग ने नॉर्दर्न प्लेन्स की पीढ़ियों के एक्सपर्ट्स को नजरअंदाज कर दिया, उसने दूसरे हेवनली कोर्ट मेंबर्स को उनसे निपटने दिया। हेवनली कोर्ट साफ जानता था कि वो पूर्वजों की पुकार को सिर्फ कैलेमिटी लक ऑल्टर को नाश्त करके ही रोक सकते हैं। लेकिन अगर माओ ली क्यू लड़ाई में आ जाता तो बात अलग होती। वो लॉन्जेविटी हेवन का एक खतरनाक जनरल था, उसके पास जबरदस्त ताकत थी और माओ ली क्यू को मारने से लॉन्जेविटी हेवन काफी कमजोर हो जाएगा, वो जरूर एक्शन लेगा। इमॉर्टल किलर मूव, दुनिया हिलाने वाला ड्रैगन हैमर। ड्यूक लॉन्ग चिल्लाया, उसने अपनी मुठियां सर के ऊपर उठाई और एक विशाल हथौड़े की तरह नीचे मारी। कैलेमिटी लक ऑल्टर की सतह टूट गई, बड़ी मात्रा में गु वॉर्म्स मर गए, उनके लाशें हर तरफ उड़ रहे थे। कैलेमिटी लक ऑल्टर की सतह पर एक बड़ा छेद हो गया, ये सिर्फ एक उंगली के साइज का था लेकिन अंदर का नजारा दिख रहा था। ड्यूक लॉन्ग दहाड़ा, लॉन्जेविटी हेवन, तुम्हारी किस्मत में सिर्फ हार लिखी है। ये नतीजा उसी वक्त तय हो गया था जब तुमने हेवनली कोर्ट पर हमला करने की कोशिश की। हेवनली कोर्ट के गु इमॉर्टल्स ने जश्न मनाया, उनका मराल चरम पर पहुंच गया। ड्यूक लॉन्ग की शक्ति तूफानी है। बिंग साई चुवान ने एक लंबी और गहरी सांस ली, एक लाचारी का एहसास करते हुए। फैंग युआन हमें सपोर्ट करने क्यों नहीं आया? 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर ने पुकारा, उसकी आवाज में एक घबराहट साफ झलक रही थी। जहां तक मैं जानता हूं, फैंग युआन सिर्फ रैंक 7 है,
भले ही उसने हेवनली कोर्ट को बार बार हराया, वो सिर्फ रिवर ऑफ टाइम का फायदा उठा रहा था। अगर वो हमें सपोर्ट करने आता है तो क्या वो सच में लड़ाई की स्थिति बदल पाएगा? भले ही वो मिरियड या फ्लाइंग वॉरशिप लड़ाए, दूसरी तरफ ड्यूक लॉन्ग है। बुल डेमन ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा, दरअसल अभी तक सिर्फ डू रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउसेस के साथ ड्यूक लॉन्ग का सामना करना मुश्किल होगा। ड्यूक लॉन्ग की लड़ने की ताकत बहुत ज्यादा हैरतअंगेज थी। उनके लिए और भी ज्यादा अविश्वसनीय बात यह थी कि हर बीते पाल के साथ ड्यूक लॉन्ग अनंत रूप से और मजबूत होता जा रहा था। यह अतर्किक था। माओली क्यू ने नाक सिकोड़ी। उस लड़के ने मेरी उंगली के सामने रिवर्स फ्लो रिवर ले लिया था, कम से कम सिर्फ यूएस किलर मूव से। भले ही वो सिर्फ रैंक 7 हो, वो ड्यूक लॉन्ग का सामना कर सकता है और हम पर से दबाव हटा सकता है। फैंग युआन जरूर हमें सपोर्ट करेगा। बिंग साई श्वान मुस्कुराया, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे लॉर्ड जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल पर विश्वास है। जैसे ही ये कहा गया, हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स ने असल में पीछे हटना शुरू कर दिया। उनके पास की वॉल का सहारा था, इसलिए पीछे हटना काफी आसान था। जल्द ही सीन पर सिर्फ ड्यूक लॉन्ग बचा था। इसी बीच फेरी जी वे ने तुरंत आदेश भेजा, जल्दी, हमें जल्दी सपोर्ट भेजना होगा। इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड में 9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन टूटने वाला है। हिडन ड्रैगन केव का फॉर्मेशन भी नाश होने के कागार पर है। जो जोंग शिन और दूसरे चूक गए जब किसी ने पूछा, हालत इतनी जल्दी इतनी खराब कैसे हो गई? फेरी जी वे ने कहा, फैंग युआन एक्शन में आ गया है। ओह, फिर भी अनसीसिंग फॉर्मेशन इतनी तेजी से नहीं टूटेगा। वो खुद सामने आया है। चलो उससे खत्म करते हैं। हम दुनिया की भलाई के लिए इस अफरा तफरी के स्रोत को मार डालेंगे। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स सभी जोश में थे। पहले फैंग युआन ने हेवनली कोर्ट को बार बार हराया था, जिससे कई गू इमॉर्टल्स गुस्से में आ गए थे। जब फैंग युआन ने रिवर ऑफ टाइम में अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी बढ़त बढ़ाई, हेवनली कोर्ट ने अपनी लीड खो दी और स्टोन लोटस आइलैंड की लड़ाई के दौरान बुरी तरह से हार गया, भारी नुकसान उठाते हुए। ए फ्लैट जब सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन आयोजित किया गया था, फैंग युआन को हमला करना ही था। बैटलफील्ड सेंट्रल कॉन्टिनेंट में रखा गया था, गू इमॉर्टल्स ये देखने के लिए यूटीएसयू के द की फैंग युआन इस बार कितना टेरिटोरियल एडवांटेज उठा सकता है। लेकिन फेरी जी वे ने हल्का सा सर हिलाया, फैंग युआन खुद सामने नहीं आया है, मुझे डर है कि बाहर वाले सिर्फ उसके अधीनस्थ हैं। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स हैरान रह गए। सिर्फ अधीनस्थ लोग डू इमॉर्टल फॉर्मेशंस को तोड़ सकते हैं? फेरी जी वे ने समझाया, हिडन ड्रैगन केव में इमॉर्टल गू हाउस ड्रैगन पलस प्रकट हुआ। उन्होंने फॉर्मेशन को कमजोर करने के लिए बड़ी संख्या में ड्रीम रेल्म्स का इस्तेमाल किया। इमॉर्टल्स को सच्चाई का पता चला, उन्हें फैंग युआन के ड्रीम रेल्म मेथड्स के बारे में अंदाजा था। उन्हें पहले से ही इसकी उम्मीद थी। ड्रीम पाथ एक युग आगे था, यह स्वाभाविक था कि फॉर्मेशन टूट जाएगा। लेकिन हमारे पास 9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन की रक्षा के लिए फंग जिन हुवांग है। भले ही वो सिर्फ एक रैंक 5 गू मास्टर है, वो इमॉर्टल फॉर्मेशन की शक्ति का इस्तेमाल करके ड्रीम पाथ किलर मूव शैटर ड्रीम चला सकती है और ड्रीम रेल्म्स को पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज में बदल सकती है। जो जोंग शिन ने अपनी उलझन व्यक्त की। फेरी जी वे ने एक जटिल सुर में कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने 9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन के खिलाफ ड्रीम पाथ मेथड्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि रूल पाथ का किया है। रूल पाथ? हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स एक बार फिर हैरानी से चीख पड़े। रूल पाथ? इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड बैटलफील्ड के अंदर सदर्न अलायंस के इमॉर्टल्स ने अपने सामने के फॉर्मेशन को बड़ी हैरानी से देखा। उन्होंने एक के बाद एक कई फॉर्मेशंस तोड़े द, लेकिन उन्हें फैंग युआन से पता चला था कि ये 9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन था। जब वो परेशान और चिंतित महसूस कर रहे थे, तब ये 9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन अपने आप ही टूट गया। जब वो फॉर्मेशन से बाहर निकले, सदर्न अलायंस के इमॉर्टल्स ने एक बड़ा फॉर्मेशन आसमान में ऊंचाई पर लटका हुआ देखा, जो लगातार 5 रंगों का धुएं जैसा कोहरा छोड़ रहा था। कोहरे ने 9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन में घुसपैठ कर ली। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स को अपने आप हाई अप फॉर्मेशंस को हटाने पर मजबूर कर दिया। ये फैंग युआन के रिइंफोर्समेंट्स हैं। इस फॉर्मेशन को सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल टाओजू ने बनाया है। इसे 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन कहते हैं। ये एक धुएं जैसा कोहरा छोड़ सकता है और 5 रीजन्स की रीजनल वॉल्स के माहौल जैसा एक फॉर्मेशन बना सकता है। वू योंग को इस वक्त फैंग युआन से एक खत मिला और उसने काफी जटिल भाव के साथ समझाया। चैप्टर एंड।